वेलकम टू बोधरपन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी का और एक ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम का वीडियो, वो है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। इससे पहले हम बहुत सारा हाइपोथेसिस पढ़ चुके हैं, जैसे कि गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कान, उसके बाद नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लेस, फिर बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसेल, उसके बाद प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चेम्बरलेन एंड मोल्टन, उसके बाद टाइडल हाइपोथेसिस बाय जेम्स जेन्स एंड हैरोल्ड जेफरी, उसके बाद सुपरनोवा हाइपोथेसिस बाय हॉयल। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस बाय ऑटो स्किमनिड। ये जो इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस है, ये ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम का जो हमारा ये सीरीज चल रहा है, इसका लास्ट वीडियो होगा। तो देखते हैं ये इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस क्या बोलता है। हाइपोथेसिस में क्या है? प्रेजेंस ऑफ डार्क मैटर इन फॉर्म ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स नोन एज गैस एंड डस्ट आवर सन ड्यूरिंग गैलेक्टिक रेवोल्यूशन। अब ये जो गैलेक्टिक रेवोल्यूशन है, इसको नोट करना है। ये गैलेक्टिक रेवोल्यूशन क्या है वो मैं समझाऊंगा। Our sun during galactic revolution captured the dark matter of the universe. The dark matter has its own angular momentum. Dark matter has its own angular momentum. After being attracted by the sun, it started revolving around the sun. उसके बाद, under the combination of different types of motion, the dark matter of the universe started redistributing itself on the basis of mass, density, dimension and centrifugal force. Particles having larger amount of centrifugal force were thrown out towards the margin of the disk, and particles having small centrifugal force attracted towards the sun or nearer to the sun. Because of lighter matter were pushed towards the margin of the disk, the outer planets are lighter and inner planets are heavier. Planets of the outer band were of low density because of the freezing out process of gaseous matter. अभी ये जो हाइपोथेसिस है, इसको हम डायग्रामेटिक प्रोसेस में जानेंगे। लेट्स सी, पहला जो पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ डार्क मैटर इन फॉर्म ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल नोन एज गैस एंड डस्ट। और हमने क्या देखा यहाँ पे? गैलेक्टिक रेवोल्यूशन के बारे में हमको जानना है। ये गैलेक्टिक रेवोल्यूशन क्या है? हम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। ये पकड़ लीजिए, मिल्की वे गैलेक्सी है। अब ये मिल्की वे गैलेक्सी में ये गैलेक्टिक सेंटर है। अब ये मिल्की वे गैलेक्सी में कहीं पे सन है, हमारा जो सन है, ये जो सन है ये गैलेक्सी को रिवॉल्व कर रहा है। हमारा जो सन है वो मिल्की वे गैलेक्सी को ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ये जो रिवॉल्वेशन है, इसको कहते हैं गैलेक्टिक रेवोल्यूशन। अभी क्या है, ये जो हाइपोथेसिस है उसमें क्या कहा गया है कि सन जो है वो कुछ डार्क मैटर को अपनी तरफ खींच लिया है ड्यूरिंग गैलेक्टिक रेवोल्यूशन। मतलब कि सन जब ये गैलेक्टिक रेवोल्यूशन कर रहा था तब कुछ डार्क मैटर था। अब ये जो डार्क मैटर है, ये क्या है? ये हाइपोथेटिकल डार्क मैटर है। मतलब कि सोच लिया गया है कि कुछ डार्क मैटर होगा जो कि गैस और डस्ट के फॉर्म में होगा। वो हाइपोथेटिकल है, मतलब सोच लिया गया, इसका कोई फुल प्रूफ नहीं है कि वो डार्क मैटर था ही। तो ये हाइपोथेटिकल डार्क मैटर है। जो डार्क मैटर जब सन गैलेक्टिक रेवोल्यूशन कर रहा था, सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उससे सन को रिवॉल्व करने लगा। मतलब कि सन के चारों तरफ ये डार्क मैटर सन को रिवॉल्व करने लगा ड्यूरिंग गैलेक्टिक रेवोल्यूशन। अभी क्या हुआ? ये जो हाइपोथेटिकल डार्क मैटर था, ये गैस और डस्ट से बना था। गैस एंड डस्ट, ये जो डार्क मैटर था गैस और डस्ट पार्टिकल से बना था। अभी क्या हुआ? सन का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन का एक खुद का रोटेशन भी है अपने एक्सिस के ऊपर। अभी क्या हुआ?
ये जो डार्क मैटर सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगा, वहीं से एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और सन का हीट भी है, अभी क्या हुआ, जो पार्टिकल्स था, गैस और डस्ट पार्टिकल्स था, जिसमें लार्जर अमाउंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था। अभी लार्जर अमाउंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर होगा तो वो बाहर की तरफ जाएगा, खुद को बाहर की तरफ थ्रो आउट करेगा, और जिसका जो पार्टिकल्स का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा, जो स्मॉल पार्टिकल्स होगा, वो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट होके अंदर की तरफ रहेगा। सो क्या हुआ, particles having larger amount of centrifugal force thrown outside of the disk। अभी ये डिस्क क्या है, ये जो पार्टिकल्स और डस्ट है ये सन के अराउंड एक डिस्क फॉर्म में, ऐसे एक डिस्क फॉर्म में, ये अगर सन है, सन के अराउंड एक डिस्क फॉर्म में ऑर्गेनाइज हुए थे। अभी जो लार्जर पार्टिकल्स हैं वो बाहर की तरफ थ्रोन आउट हुआ है। लार्जर और गैसियस पार्टिकल्स वो जो डिस्क है, डिस्क के आउटर की तरफ थ्रोन आउट हो गया क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा था। और जो स्मॉल पार्टिकल्स है और जो हेवी मटेरियल से बना है वो सन के एकदम पास में रह गया, रिवॉल्व करने लगा सन को एकदम पास से। तो स्मॉल पार्टिकल एकदम सन के सामने और लार्जर पार्टिकल्स डिस्क के एकदम आउटर बैंड में। ठीक है, ये हो गया मेन हाइपोथेसिस का जो फॉर्मूला था। अभी क्या हुआ, द इंटेंस हीट ऑफ सन फॉर्म द हेवी पार्टिकल्स व्हिच रिमेन्ड इन द इनर बैंड। अभी क्या हुआ, ये पहले का हाइपोथेसिस में हम देखे कि थे कि जो हीट था वो जो एलिमेंट्स है उनको एक के ऊपर एक कंबाइन करके एक हेवी मटेरियल फॉर्म किया था, वो सन के एकदम करीब था, और जो लाइटर मटेरियल था वो आउटर साइड में चला गया था। बिकॉज ऑफ दिस लाइटर मटेरियल्स दैट आर थ्रोन आउटसाइड ऑफ द डिस्क, वो क्या फॉर्म किए, वो फॉर्म किए गैसियस प्लैनेट। तो हम सबको पता है जो इनर प्लैनेट है, जो 4 प्लैनेट है, वो है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। ये सब जोवियन प्लैनेट है, ये सब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है या रॉकी प्लैनेट है। और जो आउटर बैंड में है जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, वो सब गैसियस प्लैनेट है। तो ये हमको क्यों हुआ, गैसियस प्लैनेट जो है उसका जो मटेरियल था वो लाइट था, वो आउटर बैंड में चला गया, इसलिए वो जो प्लैनेट फॉर्म किया वो था गैसियस प्लैनेट, और उसका जो फॉर्मेशन है, जो एलिमेंट है, वो है लाइटर। तो बहुत सारा जो प्रॉब्लम है जो इस हाइपोथेसिस, जो पहले का हाइपोथेसिस में था, वो सब सॉल्व हो गया। क्या क्या सॉल्व हुआ, पहले तो कैसे प्लैनेट फॉर्म हुआ, किससे प्लैनेट फॉर्म हुआ। तो यहां पे इस जो हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस में क्या पता चल रहा है कि एक हाइपोथेटिकल गैस और डस्ट था जो ड्यूरिंग द गैलेक्टिक रिवोल्यूशन ऑफ सन, मतलब सन जब मिल्की वे गैलेक्सी को रिवॉल्व कर रहा था, सन अभी भी रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन पहले में जब रिवॉल्व करते करते ये जो गैलेक्टिक, जो हाइपोथेटिकल गैसियस जो डार्क मैटर था, जो गैस और डस्ट से बना था, वो सन के जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, सन का तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस सन का ग्रेविटेशनल फोर्स से सन की तरफ अट्रैक्ट हो गया। उसके बाद द डार्क मैटर हैड इट्स ओन एंगुलर मोमेंटम, मतलब ये जो डार्क मैटर था इसका खुद का एक एंगुलर मोमेंटम था। उसके बाद आफ्टर बीइंग अट्रैक्टेड बाय द सन इट स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन का भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स था, ये सन की तरफ अट्रैक्ट हुआ और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये
सन के इर्द गिर्द घूमने लगा, रिवॉल्व करने लगा सन को। उसके बाद under the combination of different types of motion, the dark matter of the universe started redistributing itself on the basis of mass, density, dimension and centrifugal force। वही बात मैंने की है कि कुछ मटेरियल था जो बहुत छोटा था, कुछ मटेरियल था जो बहुत बड़ा था, मास में बड़ा था, मास ज्यादा था, किसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा था। अंडर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, ये क्या हुआ, कुछ मैटर जो है वो सन के एकदम बिल्कुल पास चला गया और कुछ सन से बहुत दूर चला गया, और ये एक डिस्क फॉर्म, ये जो डस्ट और गैस है ये एक डिस्क फॉर्म क्रिएट किए थे। उसके बाद पार्टिकल्स हैविंग लार्जर अमाउंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर थ्रोन आउट। पहले ही बोल रहा था कि पार्टिकल जो लार्जर अमाउंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की तरफ था, और पार्टिकल्स हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो सन के एकदम करीब था। उसके बाद बिकॉज ऑफ लाइटर मैटर पुश टुवर्ड्स द मार्जिन ऑफ द डिस्क, आउटर प्लैनेट आर लाइटर। ऑब्वियसली जो मटेरियल बाहर की तरफ पुश हो गया है वो लाइटर था और उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा था, वो जो प्लैनेट क्रिएट किए थे वो लाइटर होगा, वो गैसियस होगा, और अंदर की तरफ जो है वो हेवियर होगा, रॉकी प्लैनेट होगा। उसके बाद the planets of the outer band are low density, obviously the planets are low density because freezing out process of gaseous matter, मतलब कि ये जो गैसियस मैटर था उसका फ्रीजिंग आउट प्रोसेस की वजह से वो लाइटर प्लैनेट में तब्दील हो गया। तो ये था हाइपोथेसिस। अभी ये हाइपोथेसिस जब है उसके साथ साथ कुछ क्रिटिसिज्म भी है, देख लेते हैं क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्रिमिटिव सन वाज इनकेपेबल ऑफ कैप्चरिंग डार्क मैटर स्कैटर्ड इन द यूनिवर्स। सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, प्रिमिटिव सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो इतना ज्यादा नहीं था कि जो डार्क मैटर स्कैटर्ड है पूरे यूनिवर्स में, पूरा स्पेस में, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स सन में नहीं था। उसके बाद कैलकुलेशन शोज दैट ओनली बाइनरी स्टार सिस्टम कैन कैप्चर डार्क मैटर, मतलब कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या दिखाता है कि अगर बाइनरी स्टार होगा, मतलब कि दो स्टार होगा, अगर कोई सिस्टम है दो स्टार की, वो एकमात्र डार्क मैटर को अपनी तरफ खींच सकता है, सिंगल स्टार से ये नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू सम एस्ट्रोफिजिसिस्ट, मीटियोराइट्स एंड एस्ट्रॉइड्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सम प्लैनेट। हमारा जो एस्ट्रॉइड है, जो मीटियोराइट्स है, वो क्या पाया गया है कि कभी कभी देखा गया है कि कुछ हमारा जो प्लैनेट है उससे डिसइंटीग्रेट होके वो बना है। तो अगर डार्क मैटर होगा तो उससे तो नहीं बना है, अपने खुद का प्लैनेट से वो डिसइंटीग्रेट होकर बना है। टिल नाउ नो रेमिनेंट ऑफ डार्क मैटर कुड बी डिस्कवर्ड ईदर इन आर्कियोलॉजिकल ड्रिलिंग और इन अर्थ सरफेस। अभी तक जितना भी आर्कियोलॉजिकल ड्रिलिंग हमारे अर्थ के ऊपर हुआ है उससे ऐसा कोई डार्क मैटर का एविडेंस हमने नहीं पाया है, और अर्थ के सरफेस पे ऊपर भी ऐसा कोई डार्क मैटर हमने नहीं पाया है। तो ये था इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस और इसका क्रिटिसिज्म। तो इस हाइपोथेसिस को हम और एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है? प्रेजेंस ऑफ डार्क मैटर इन फॉर्म ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल नोन एज गैस एंड डस्ट। सन जब गैलेक्टिक रेवोल्यूशन, मिल्की वे गैलेक्सी को रिवॉल्व कर रहा था, तब कुछ हाइपोथेटिकल डार्क मैटर था जो गैस और डस्ट से बना था, वो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसके करीब में, उसके अट्रैक्शन में आ गया। फिर वो जो हाइपोथेटिकल गैस और डस्ट था उसका खुद का एक एंगुलर मोमेंटम था, उसका खुद का एक एंगुलर मोमेंटम था। वो जब सन के ऊपर आया, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स में आया, तब क्या हुआ, सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उससे भी उसको एंगुलर मोमेंटम मिला। अभी जो ये गैस और डस्ट था वो एक डिस्क शेप क्रिएट किए सन के अराउंड। जो हेवियर मटेरियल्स था, जो लाइटर मटेरियल्स था, जो गैसियस मटेरियल्स था, जिसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा था, वो थ्रोन आउट टू द आउटर बैंड ऑफ द डिस्क, मतलब कि बाहर की तरफ, डिस्क की बाहर की तरफ वो थ्रोन आउट हो गए। और जो हेवियर मटेरियल्स था, जो रॉकी था, वो सन के एकदम करीब में रिवॉल्व करने लगे। इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो इनर प्लैनेट है, रॉकी है, वो हेवियर है, वो सन की तरफ क्यों है, और जो आउटर प्लैनेट है, जो गैसियस है, वो सन के एकदम
आउटसाइड में मतलब कि जो डिस्क है उसके एकदम आउटसाइड में, सन से बहुत दूर है, ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जो गैसियस मैटर था वो सन से बहुत दूर जाके वहां पे जो टेम्परेचर है बहुत ही कोल्ड है, क्योंकि सन का हीट वहां तक पहुंच नहीं पाता है, तो वो कोल्ड जो है फ्रीज होके वो जो गैसियस मैटर है वो प्लैनेट क्रिएट किए। इसलिए जो आउटर प्लैनेट है वो है गैसियस एंड लाइटर, और जो इनर प्लैनेट है वो है रॉकी एंड हेवियर। ये था जो हाइपोथेसिस, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस बाय ऑटो स्किमडिट। और इसका जो क्रिटिसिज्म क्या था, बोल रहे सब क्या बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट, आज के दिन में साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि सन का जो खुद का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था प्रिमिटिव सन का, वो इतना ज्यादा नहीं था कि स्पेस का, यूनिवर्स का कुछ डार्क मैटर वो अपनी तरफ खींच ले। कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि जो बाइनरी स्टार है वही एकमात्र पॉसिबल है ऐसा डार्क मैटर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। तो सन तो एक बाइनरी स्टार नहीं है, सन तो सिंगल स्टार है, तो मोनेस्टिक है, मतलब कि सिंगल स्टार है, वो डार्क मैटर को ऐसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। जो मीटियोराइट से और जो एस्ट्रॉइड से हमारा, वो देखा गया है कि हमारा जो प्लेनेट है उससे डिसइंटीग्रेट होके, मतलब उससे अलग होके बना है। और अभी तक अर्थ के ऊपर जितना भी आर्कियोलॉजिकल ड्रिलिंग हुआ है उसमें कोई भी डार्क मैटर का एविडेंस हमको नहीं मिला है, और अर्थ के सरफेस के ऊपर भी ऐसा कोई डार्क मैटर का एविडेंस हमको नहीं मिला है। तो ये था हमारा इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस बाय ऑटो स्किमडिट, और हमारा जो ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम है इसका ये लास्ट वीडियो था। आशा करता हूं आप सबको ये ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम जो है, जो पहले का थ्योरीज, जो हाइपोथेसिस है, वो सब आपको ठीक से समझ आया होगा। तो जरूर से आप जो बोध दर्पण चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अभी जो और भी वीडियो आने वाला है जियोग्राफी का, बायोलॉजी का, वो आप देख सके, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।